तो हेलो अभिया फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। आज जो है ना, मैं कुछ अलग सा करने वाला हूँ। आज मैं किसी के साथ कोलैब करने वाला हूँ। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं हमारे, वो शायद आप लोग जानते भी हैं उनको, काफ़ी लोग जानते हैं उनको। उनका नाम है मिस्टर शिवेंद्र। तो शिवेंद्र जी से आज बात करेंगे काफ़ी, मतलब उनके एक्सपीरियंस के बारे में, काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। तो शिवेंद्र जी कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए उसके लिए। हाँ साहब, धन्यवाद। पहले तो धन्यवाद आपको भी, शुभकामनाएं आपको भी। आपका भी यूट्यूब चैनल नया शुरू हो रहा है, नई नई जर्नी शुरू हो रही है हमारे साथ साथ भाई लोग। ठीक है, तो 10,000 का सब्सक्राइबर थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन हाँ पहुंच गए हम लोग। हमारी फैमिली 10,000 स्ट्रॉन्ग हो गई है। अभी आगे और बढ़ेंगे, लंबा लंबा छलांग मारेंगे ऐसे ऐसे करके। तो शिवेंद्र जी, हमारे दर्शकों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे ऐसे, जिसको मैंने मतलब कलेक्ट किया है और एक अलग से क्वेश्चन बना करके आपसे पूछना चाहता हूं मैं। आप एक जवाब उनको दीजिए ताकि वो भी सेटिस्फाई हो जाएं। अपने भी, आपके भी जो जितने भी दर्शक हैं, शायद उनके भी कुछ क्वेश्चन छूट गए हों और आपके भी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शिवेंद्र जी आपके साथ। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि आप जापान कब और कैसे आए? इसका जवाब थोड़ा आप हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए कि आपको कैसे मन में ख्याल आया जापान आने का और कैसे आए। तो भाई साहब देखिए, जापान आने का एक शुरू से ही मन में था। 2 कंट्रीज थी मेरे दिमाग में हमेशा से ही, पहले से ही। बहुत शुरू में यूएस था, लेकिन बाद में जैसे मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में घुसा, अपनी जॉब मेरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हुई, तो 2 ही कंट्रीज थी, एक जर्मनी और दूसरी जापान। तो मेरा इन्फ्लुएंस शुरुआत में जर्मनी तरफ ज़्यादा था, लेकिन वही है डेस्टिनी। ठीक है, तो मैं एक जापानीज एमएनसी में काम करता था, ऑटोमोबाइल अभी करता हूँ, तो ऑटोमोबाइल कंपनी है वो। और उसने बोला भैया जापान जाएंगा? मतलब हाँ, क्यों नहीं जाएंगा। तो बस उन्होंने बोला कि जापान में एक ओपनिंग है, अगर आपको वहाँ जाना है एज अ प्रोजेक्ट के लिए, आपको जाना होगा 2 साल के लिए। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे। तो 2 साल का 3 साल हो गया, अपन जापान में आ गए, जापान में काम करके अभी वापस इंडिया में आ चुके हैं। ऐसे ही है, बस बढ़िया था। इसे कहते हैं एक लक कह लो, डेस्टिनी कह लो, अपॉर्चुनिटी कह लो, सब कह लो। लेकिन अपना शुरू से सोच थी एक कि जाना है, तो मिल गया पोजीशन। इसलिए मन से सोचने का हो कि मन से कि अपन जाएंगे तो जाएंगे, कुछ भी हो जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब करेज करना है इसका, जापान आने के लिए इतना ज़्यादा साहस जुटाना बहुत अच्छी बात है, बहुत। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है कि जापान में आने के बाद आपको कौन कौन से, मतलब किस किस चीज़ों में प्रॉब्लम्स हुई? जैसे बेसिकली स्टूडेंट्स आते हैं तो, या कोई भी आता है तो उसको हमारे इंडिया का खाना पीना, या तो आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लैंग्वेज का बैरियर। तो आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि आपको कैसे, किस तरीके से प्रॉब्लम्स हुई यहाँ पे। 3 चीज में अगर मैं सब कुछ सम अप करूं तो 3 चीज में दिक्कत हुई थी। पहली चीज देखो, लैंग्वेज बैरियर तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। ढेला छाप थे हम एकदम, सुनना जिसे इतना बड़ा सुनना कहते हैं, सुनना। जापानी में सुनना थे एकदम। तो कुछ नहीं आता था जापानीज में मेरे को। हाँ ये है, थोड़ी बहुत जापानीज हमने सीखी थी, लेकिन बोलना कुछ नहीं। ओहायो गोजाइमासु, कोनिचिवा, आरिगातो, इसके अलावा कुछ नहीं आता था हमें। बाद में यहाँ जापान में आके सीखा हमने बहुत कुछ। और पहला चीज लैंग्वेज बैरियर। दूसरा सबसे बड़ी चीज थी जो फूड, जो हमारी दिक्कत हुई थी। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था, खाना बनाने आता था मुझे, तो ऐसी कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई कि खाना बनाना नहीं आता है तो क्या खाएंगे, कैसे। नो बेबी, अपन को सब कुछ बनाना आता है। ठीक है, तो अपने खाना वाना बनाया बढ़िया से, अच्छा खाता। ऐसे खाने में दिक्कत नहीं। बाहर दिक्कत होती थी, तो पहले मैं वेजिटेरियन था, अब मैं नॉन वेजिटेरियन हो गया हूँ। मतलब उस समय था ये हिसाब कि मैं वेजिटेरियन होके गया था, लेकिन बाद में जाके मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे आई एम वेजिटेरियन ऐसा करके रहते हैं। तो ये दूसरा खाने के साथ हुआ। और तीसरा सबसे बड़ी दिक्कत जो हुई थी, वो हुई थी यार, कुछ दिन तक तो अच्छा लगता है आपको, ठीक है, जापान है, ये सुंदर वो सुंदर, उसके बाद अकेलापन लगता है यार, लिटरली अकेले। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगा, क्योंकि अकेले पड़ जाते हो आप वहाँ जाके, ना आपका फैमिली वाला कोई है। और सबसे बड़ी दिक्कत, अगर आपको कुछ हो गया, कोई भी दिक्कत हो, कोई बीमारी हो, कोई हो, देयर इज नो वन टू टेक केयर यू ऑफ। कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। आपके माँ बाप घर पे हैं, आपके भाई बहन जितने जो भी लोग हैं सब घर पे हैं। अगर आप अकेले आए हुए हो तो भाई खत्म ही है। और हम लोग गए थे 2-3 जने, हम लोग साथ गए थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, हंसी खुशी साथ में रह के हमने टिका दिया था। तो ये 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। एक तो लैंग्वेज बैरियर, दूसरा खाना, और तीसरा अकेलापन। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, तीसरा वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। तो शिवेंद्र जी, मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है ना, मेरे बहुत से मतलब दर्शक पूछना चाहते हैं इस तरीके से कि उनका भी था एक कि जापान आने के बाद आपने जैसा जापान को सोचा था, इंडिया में जैसी आपकी इमेजिनेशन थी कि जापान ऐसा होगा, जापान वैसा होगा, क्या वो एकदम वैसा निकला या फिर उससे एकदम बिल्कुल अलग निकला? मतलब किस तरीके का निकला, आप थोड़ा अपने शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए इसको। जैसा सोचा था ना मैंने, जापान जैसा होगा, एग्जैक्टली वैसे ही निकला, सिवाय एक जगह पे। मतलब मैंने सोचा था बहुत हाईली डेवलप्ड है, अच्छी गाड़ियों का प्रेमी हूँ भाई, गाड़ियाँ दिखती है मुझे हर जगह।
तो गाड़ियाँ अच्छी चीज दिखेंगी, दिखी, लोग अच्छी चीज दिखेंगे, दिखे, सुंदर सुंदर लोग दिखेंगे, सुंदर इन द सेंस मतलब दिल से अच्छे लोग वो दिखेंगे, दिखे, और जगह सुंदर सुंदर दिखेंगे, मतलब हर चीज टेक्नोलॉजी वाइज सब चीज अच्छा लगा। लेकिन जहां मैं मिस किया वो था कि आप सेल्फिश हो जाते हैं वहां जाने के बाद। तो मैं सेल्फिश हो गया यार, मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं सेल्फिश हो गया वहां जाके। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, मैं पहले ऐसा नहीं था। जापान जाने का साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ यही है, जहां जो मेरे को लगा था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए तो वो शायद, तो मेरे अंदर एक, क्योंकि अकेला हो गया मैं तो सारे काम खुद करने हैं, वो कर रहा तो वो करे, मेरे को क्या मतलब उससे, जो भी मर्जी, तो ये चीज आ गई, मेरे को क्या मतलब उससे, ये चीज में पहले नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे इसको सुधर जाएगी, अब चूंकि परिवार के साथ आ गए हैं, सब लोगों के साथ आ गए, तो ये भी चीज सुधर जाएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट आया जापान का, जहाँ मैंने नहीं सोचा था। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि जापान का जो कल्चर है और इंडिया का जो कल्चर है, उन दोनों में आप कितना मतलब समानता और कितना जो है अलग अलग थलग कितना उसको समझते हैं, आप कैसे समझते हैं? इंडियन कल्चर और जापानीज कल्चर और उन दोनों को कंपेयर करूं रिलीजियस बेसिस पे, तो जैसे बुद्धिज्म है, शिंतोइज्म, दो धर्म जो हम मानते हैं, देखो बुद्धिज्म तो सेम है जो इंडिया में है, वही सेम चीज है। शिंतोइज्म भी बहुत कुछ हिंदुइज्म से रिलेटेड है, तो रिलीजियस एक्सपेक्ट में लगभग बराबर है। क्रिश्चियनिटी यहाँ पे है ही, सिख नहीं मिलते यहाँ पे, इस्लाम भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। मैंने शायद एक या दो लोगों से फॉरेनर्स ही मिले, जापानीज तो मुझे सिर्फ एक मिला था, ठीक है। और रिलीजियस वाइज अगर कल्चरली मैं खाने के मामले करूँ, भाई साहब जमीन आसमान पट्टे देने की पलट ऐसा खाना है। खाने में आप कंपेयर नहीं करते, खाना एकदम अलग है, पूरी तरह से अलग है। ऑब्वियसली बात है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग है इंडिया का और यहाँ का, इसलिए खाना अलग अलग है। और खाने के अलावा और जो मैंने देखा, लोग जो हैं दोस्ताना हैं, लेकिन लोग अकेले हैं, ठीक है। आप ज्यादा उनके में इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो ज्यादा आपके में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपको कोई दिक्कत है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, ये चीज है। हाँ आपने बोला कि मुझे ये दिक्कत है, तो ऑब्वियसली आपके पास हेल्प करने आएंगे। तो ये एक एक्सपर्ट लगा मेरे को, जो दिक्कत थी। मैं 3 साल रहा हूँ, मुझे मेरा ये नहीं पता मेरे पड़ोसी का नाम क्या था, मुझे ये नहीं पता अभी तक समझे, इस लेवल का कल्चरल डिफरेंस है इंडिया और जापान में। तो बस ये, और मोरलेस तो मुझे लगभग सब सेम ही लगा, ऐसा कुछ डिफरेंस लगा नहीं मुझे। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ के वर्किंग कल्चर, सबसे बड़ी बात जो कि कई लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ का जो वर्किंग कल्चर है, वर्किंग कल्चर के बारे में आप क्या समझते हैं? इंडिया से कितना अलग है और इंडिया से कितनी सिमिलरिटी है वर्किंग कल्चर में? तो आप भी जरा हमारे दर्शकों को ये चीज़ें बताइए। पहले जो वर्किंग कल्चर था जापान का और अभी का जो वर्किंग कल्चर है वो दोनों बहुत अलग हो चुका है। पहले लिटरली लोग 150 घंटे 150 घंटे करीब, हाँ 150 घंटे करीब, 200 घंटे ज़्यादा हो जाएगा, 150 घंटे करीब वो लोग ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम बिताते थे, ओवर टाइम करते थे। अभी वो सिनेरियो नहीं है, अभी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ रोक दिया है कि आप ओवर टाइम नहीं कर सकते ज़्यादा देर। शायद 42 आवर्स है एक महीने में, या 40 आवर्स है, ऐसा कुछ है, फिक्स्ड है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उस रेस्पेक्ट में वर्किंग कल्चर थोड़ा सा कम हो गया, इतना हार्श नहीं है। हाँ रही बात दूसरी तरीके से कि कुछ एटिकेट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, इंडिया में वो एटिकेट्स नहीं होते। हाँ गलत मैं कह रहे आ रहा हूँ, थोड़ा रूड कह रहा हूँ, लेकिन हाँ इंडिया में वो एटिकेट्स नहीं होते हैं। सबऑर्डिनेट का और सीनियर के प्रति जो रिएक्शन होता है आज की डेट में, वो थोड़ा चेंज हो चुका है। लेकिन जापान में उस तरह नहीं है, अगर सबऑर्डिनेट बैठा है और सीनियर भी बैठा है, तो सबऑर्डिनेट तब तक नहीं उठेगा जब तक सीनियर नहीं उठता। ये एक कल्चर फॉलो करते हैं वहाँ पे। हाँ इनके साथ बस काम नहीं है तो आप सीनियर के पास जाइए, हाँ दिन में मैंने ये काम किया, मेरा काम सब खत्म हो गया, मैं जा सकता हूँ, वो बोलेगा जाओ कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो अब सब काम खत्म हो गया, तब जाके वो सारे समादेश करके निकल जाओ चुपचाप अपना जैसे निकल जाते थे अपन ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। तो इन 3 साल में कभी भी ऐसा एग्रेशन टाइप का नहीं लगा हमें। हाँ कुछ समय कभी कभी आता है काम, लेकिन कभी ऐसा एग्रेशन नहीं लगा कि भाई सब बहुत ज्यादा काम आ गया बे ऐसा कभी नहीं लगा हमें। तो वैसे सब कुछ अच्छा था, क्लियर, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। इंडिया में कल्चर का हिसाब है, इंडिया में दबाने वाला हिसाब है कि जिससे दबा दो, ये नीचे है मेरे, ये वो, ये वाला हिसाब वहाँ नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आपका जापान के लोगों के बारे में, जो जापान का यूथ है या जापान के बूढ़े लोग हैं, सॉरी बुरे नहीं, बूढ़े लोग हैं, तो जापान का जो यूथ है, जापान के जो बूढ़े लोग हैं, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? मतलब जापान का यूथ कैसा है, मतलब इंडिया के यूथ से कैसे अलग है और क्या चीज़ें, कुछ इस बारे में बताइए। जब आपने आया है, आपने एक्सपीरियंस लिया, तो उसके बारे में कुछ बताइए इस बारे में। जापान का यूथ और जापान के ओल्ड पीपल, देखो ओल्ड पीपल स्पेशली दे आर वेरी काइंड, वेरी फ्रेंडली। लिटरली हमारे जितने बुजुर्ग लोग दोस्त हुए थे ना, उतने जवान नहीं बने थे, सही बताऊं तो। जवान लड़के जो हैं, जवान लड़कियां जो हैं, आपसे वो बात करेंगे अच्छे से ऐसा करेंगे, लेकिन लड़के लड़कियां दोनों ऐसे करते हैं, ऐसे वो भी दोनों ऐसे करते हैं। लेकिन उनके में थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा है,
दे आर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद यूएस, सो हर एक चीज़ में वो लोग यूएस से कंपेयर करते हैं। यूएस तो वी ब्राउन पीपल आर नॉट दैट गुड फॉर देम, क्योंकि मुझे ही लगा देख कर। ऑल्दो बात करने वाले कोई दिक्कत नहीं, एकदम चिल हैं वो सब, लेकिन ऐसा मुझे फील हुआ कभी कभी। बुजुर्ग लोग भाई साहब मस्त आदमी, और जितने लोग हैं जो जापान जाना चाहते हैं, अगर उनको जापानी सही करनी है और दोस्ती बढ़ानी है, कॉन्टैक्ट बढ़ाने हैं भाई बुजुर्ग लोग के पीछे लग जाओ। वो सब होते हैं मस्त एकदम, कोई काम होता नहीं है, पेंशन बड़ी अच्छी खासी मिल रही होती है उन लोगों को, उनके साथ जाओ घूमो फिरो मजे करो ठीक है, वो घुमाएंगे भी फिराएंगे भी। और सबसे बड़ी बात, वो लोग थोड़े अकेले होते हैं, इसलिए उनको कंपेनियन एक मिल जाता है, एक दोस्त मिल जाता है, तो बहुत कुछ तुम सीखोगे भी उनसे। एक लिटिल जापानीज कल्चर, वर्क कल्चर, जापानीज का जो ओरिजिनल कल्चर है, ये टोक्यो ड्रिफ्ट इज नॉट जापानीज कल्चर ठीक है, दैट इज नॉट जापानीज कल्चर। या सो क्योतो में है जापानीज कल्चर, जो ओरिजिनल जापानीज कल्चर है वो सब आपको दिखाएंगे, तो मुझे वो अच्छा लगा। मुझे स्पेशली जवानों से ज़्यादा बुजुर्गों के साथ रहना अच्छा चलो, पता नहीं क्यों। ये और भी लोग शायद ये थिंकिंग होगी, मेरी थिंकिंग ये थी, हो सकता है किसी को तो कुछ और फील हुआ हो। अच्छा, अब एक दूसरा सवाल है मेरा, मतलब हम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, बट आखिरी एक ऐसा सवाल है आपके लिए कि जापान के में ऐसी क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं कि इंडिया में भी वो बदलाव हो, वो डेवलप्ड हो, ताकि इंडिया भी थोड़ा मतलब हमारा अच्छा, मतलब एक डेवलप्ड कंट्री जो बोलते हैं नेशन, वो ऐसा बन सके। तो आपने क्या ऐसा जापान में देखा कि आप चाहते हैं कि इंडिया में भी ये चीज़ें होनी चाहिए? सबसे जरूरी चीज जो मैं चाहूंगा इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाए भाई, हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है, कृपया करके ट्रैफिक रूल्स का पालन कर लो भाई ट्रैफिक रूल्स का पालन कर लो, ये चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। और दूसरा डिसिप्लिन, अपने काम के प्रति और अपने टाइम के प्रति डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब मम्मी मारेगी ये नहीं होता डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब होता है आप अपने दिनचर्या में, अपने काम में एक डिसिप्लिन लाओ, काम तरीके से करने का, टाइम को फॉलो करने का। 1 घंटा बोल दिया, 4 बजे अगर टाइम दिया है आपको, मीटिंग 4 बजे करनी, तो 4:10 15 मिनट नहीं होता है, 4 मतलब 4 होता है, तो उस तरह से काम करने का। तो ये मैं चाहता हूँ 2 चीज़, एक तो पहले ट्रैफिक रूल्स भैया हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से फॉलो कर लो, और दूसरा कि आप लोग प्लीज़ टाइम को थोड़ा इज्जत दें और उसमें डिसिप्लिन होकर काम करें, बस, और कुछ नहीं चाहता। बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा भाई साहब, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बदलाव तो होना चाहिए यार, अब हम लोग भी इतने हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा, सबसे लास्ट क्वेश्चन, कि अगर आपको नेक्स्ट जापान में आने का मौका मिले तो आप आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे? हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है कि बिल्कुल कोई भी, किसी को भी मौका मिले तो बिल्कुल आना चाहेगा, बट आपका मैं जानना चाहता हूँ इस पे परसेप्शन क्या है। यार देखो, विचार की बात अगर करी जाए, थोड़ा लोगों से मेरा अलग है विचार। देखो, मैं जापान जरूर आऊँगा वापस, लेकिन हमेशा रहने के लिए तो कभी नहीं आऊँगा। ये जब मैंने अपने YouTube चैनल का पहला वीडियो मैंने बनाया था ना, हु इज शिबे-चान करके पहला वीडियो बनाया था मैंने, तो उस पहली वीडियो में भी मैंने सेम यही चीज बताई थी, जापान इज वेरी गुड टू अर्न, जापान इज वेरी गुड टू एक्सप्लोर, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू जापान इज नॉट एट ऑल गुड टू लिव। मुझे जो लगता है, पहली चीज जगह छोटी छोटी है जहाँ पर आपको रहने को मिला, दूसरा वो जो हमें एक परिवार एक जोड़ता है ना, वो चीजें। हाँ, वापस मेरे को मौका मिला कमाई करने जाने का, नोट छापने का तो जरूर जाएगी, मैं जरूर जाएगी जाएगी, हाँ जाएगी मैं जाएगी लेकिन ऐसा कहो कि मैं जिंदगी भर वहाँ बस जाऊँगा, कभी नहीं। अपना देश अच्छा है, बहुत प्यारा है, अपने देश में टिके रहेंगे भाई आगे भी। हाँ ये है, कहीं मूव करेंगे, कमाएंगे, देन वापस इधर, कहीं मूव करेंगे, कमाएंगे, देन वापस इधर, ऐसा। ये नहीं कि छोड़ के चले गए। तो अपना भारत बहुत अच्छा है भाई, कुछ दिक्कतें हैं, हर जगह होती है, हर देश में होती है। यो बेबी, आई लव माई कंट्री, आई विल बी इन इंडिया ओनली, नो वेयर आई एम गोइंग। तो ये थे हमारे शिवेंद्र भाई, जिनके कि एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं आपके 10,000 सब्सक्राइबर होने पे। और लास्ट जो है, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो जापान आना चाहते हैं या जो देखते हैं हमारा चैनल, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? एक मैसेज आपकी तरफ से। भाई साहब धन्यवाद 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 10,000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है, आपके भी हो जाएंगे जल्दी, हमारे थोड़े से देर में होगी लेकिन हो जाएंगे। 10,000 क्या है, इट इज जस्ट अ नंबर। हमारी फैमिली को और बड़ा करना है भाई साहब, बहुत ज़्यादा बड़ा करना है। आपकी भी हो जाएंगी जल्दी, भगवान से प्रे करता हूँ कि आपकी भी हो जाए सर। और रही बात
जो नए लोग आ रहे हैं उनको समझाने की, कुछ कहने की, देखो भाई पहली बात तो मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी को गाइड कर पाऊँ। हाँ, अपने एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ, आपको कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ गेयर करना, नहीं अच्छा लगे तो ठीक है। अगर आप जापान जाना चाह रहे हो तो पहली चीज़ भाई जापानी सीख के जाना, बिना उसे सीखे मत जाना, कुछ नहीं होगा, बंटाधार हो जाएगा। जैसे मैं जैसे करके गया 3-4 साल नौकरी करनी थी, वापस आना था, इसलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जिसको वहाँ जाकर लंबा टिकना है, लंबा काम करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है जापानी आना। एक बार में बोल दिया मैंने, एक सांस में प्रोंग ठीक है। लेकिन जापानीज लैंग्वेज इज मस्ट। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर जाओ ना तो उस देश की इज्जत करना यार, ठीक है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और ज़रूरी है फॉलो करना, क्योंकि आप खुद नहीं जाते हो, आप पूरे देश को साथ लेके जाते हो। आपने कोई भी गलत एक्टिविटी करी, इंडिया का नाम खराब होगा, ना कि आपका खराब होगा। ये बात ध्यान रखना बस, और सब कुछ बढ़िया है। और चिल्ल मारो बे, घूमो फिरो, लेकिन अपना नाम नहीं खराब करना, बस यही है और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके भी सारे सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और शुभकामनाएं, ताकि वो लोग अच्छे रहें, सेफ रहें, अच्छे से रहें। चलिए, धन्यवाद आपका आज के लिए। फिर आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे कोलैब। तो दोस्तों, ये थे शिवेंद्र जी, जो कि हमारा जो है कि हमारे साथ कोलैबोरेशन के लिए आज आए थे। इनके 10,000 सब्सक्राइबर हाल ही में पूरे हुए हैं, और काफ़ी अच्छे बंदे हैं, काफ़ी मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते होंगे इनको, हमारे देखा भी होगा कई बार इनके चैनल वगैरह। इनका चैनल है शिबे चान करके, उसको जो है आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं ये, और साथ में मेरे भी चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फिर सेफ़ रहिए कोरोना से, अपने परिवार को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेफ़ रखिए। धन्यवाद जी।